Hello guys, welcome to my video. In this video, we will start with the chapter The Married Woman of Semester 1 Ethics in Public Domain Philosophy. Marriage as society's traditional role for women. So, according to Simon de Beauvoir, society has traditionally conditioned marriage as the natural and expected destination of women. Most women are accepted to marry, plan to marry, or are judged if they remain unmarried. Even women who choose not to marry are often defined in relation to marriage and are viewed as unusual, rebellious, or अनसक्सेसफुल. सो लाइक ये चैप्टर क्या बोल रहा है कि जो ट्रेडिशनली मैरिज को एक नेचुरल और एक एक्सपेक्टेड डेस्टिनी मानी गई है वुमेन की, कि इनका वुमेन को मैरी करना ही पड़ेगा बिकॉज उनकी वो डेस्टिनी है, उनका फेट है. मोस्ट वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू मैरी. तो मतलब वुमेन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शादी करेंगी या वो उसके लिए प्लान करेंगी, एंड अगर वो नहीं करती तो उनको जज किया जाता है. इवन वुमेन वो चूज नॉट टू मैरी आर ऑफ्टन डिफाइंड इन रिलेशन टू मैरिज. तो जो शादी नहीं करती उनको भी मैरिज की रिलेशन में उनको डिफाइन किया जाता है कि उनकी शादी नहीं हुई, उनको बहुत अनसक्सेसफुल माना जाता है, उनको रेबिलियस माना जाता है, अनयूजुअल माना जाता है कि ये सही नहीं है, अगर ये शादी नहीं कर रही गलत है, ये नॉर्मल वुमेन नहीं है. ऐसे करके उनको सोसाइटी एक्सक्लूड करने की कोशिश करती है, उनको एक दूसरे नज़रिए से देखा जाता है. Marriage is different for men and women. Although men and women need each other, marriage has never been based on equality. Women have never had the same social power as men or been able to negotiate marriage on equal terms. So men और women दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत पड़ती है. नॉर्मल लाइफ का रीज़न ही यही है कि लाइफ में एक दूसरे मैन और वुमेन को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है. बट मैरिज कभी भी इक्वालिटी के ऊपर बेस नहीं हुई है आज तक जितना देखा गया है, क्योंकि वुमेन हैव नेवर हैड द सेम सोशल पावर. वुमेन को उतनी सोसाइटी से पावर और रिस्पेक्ट या फिर सुपीरियॉरिटी नहीं मिली जितनी मेन को मिली है, एंड अब वो नेगोशिएट भी नहीं कर पाती मैरिज ऑन इक्वल टर्म्स. A man is considered an independent individual whose value comes from his work and contribution to society. So man को किस तरीके से लोग जज करते हैं, सोसाइटी मैन को किस बेसिस पे जज करती है कि वो काम कैसा कर रही है और वो मैन काम कैसा कर रहे हैं एंड वो सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. वेराज एक वुमेन को उस तरीके से देखा जाता है कि वो कितना, उनकी रिप्रोडक्टिव कितनी हेल्थ है, लाइक वो कितना रिप्रोड्यूस कर रही है, कितने चाइल्ड प्रोड्यूस कर रही है, कितना अच्छे से वो डोमेस्टिक रोल्स को संभाल रही है, घर को संभाल रही है. इस बेसिस में वुमेन को देखा जाता है और ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, such as bearing children, satisfying her husband needs and managing the household. These responsibilities do not give her the same respect or social status as men. तो जो वुमेन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बाय द सोसाइटी, ये उनको सेम रिस्पेक्ट नहीं देती जितनी मेन को रिस्पेक्ट मिलती है बाय द सोसाइटी. मेन को वर्क और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के लिए लुकआउट किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे, एंड वुमेन को दूसरे रोल्स के लिए किया जाता है. लेकिन हमेशा वुमेन को एक लोअर सोसाइटी ने स्टैंडर्ड दिया है, हमेशा वुमेन को एक लोअर वे से ट्रीट किया है, और उनके जो भी वो वर्क कर रही है, जो भी लाइक घर संभाल रही है या फिर किड्स को संभाल रही है, जो भी कर रही है, उनको कभी भी एक रिस्पेक्टफुल वे में नहीं ट्रीट किया गया. Women's position in marriage. In traditional societies, women were treated as dependent rather than independent individual. So पहले सोसाइटी में, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में वुमेन को डिपेंडेंट की तरह ट्रीट किया जाता है कि वो अपने हस्बैंड में प्योरली डिपेंडेंट है एंड उनके हस्बैंड बहुत सुपीरियर है उनसे एंड उनके बिना वो कुछ नहीं कर सकती. They were controlled by their fathers or brother before marriage and then transferred to the authority of their husband. तो मैरिज से पहले वुमेन को उनके फादर या उनके ब्रदर कंट्रोल करते थे एंड आफ्टर मैरिज उनके हस्बैंड ने उनकी ऑथोरिटी उनके फादर और ब्रदर से ले ली थी. मैरिज वॉज अरेंज बिटवीन मैन with women having very little choice in the decision. तो मैरिज भी जो अरेंज किया था वो मैन ही अरेंज करते थे, लाइक फादर या ब्रदर या ग्रैंड फादर, बेसिकली जो भी वुमेन के फैमिली में मैन हैं वो अरेंज करते थे दूसरे मेन से उस वुमेन की मैरिज. और वुमेन का इसमें कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता था, उनका कुछ डिसीजन नहीं होता था खुद का. तो उनके लाइक फादर वगैरह ही जो घर के मेल फिगर्स हैं वही दूसरे मेल से उनकी मैरिज करते थे. इसमें वुमेन का खुद का कोई चॉइस ज़्यादा होती नहीं थी, खुद का कोई डिसीजन ज़्यादा होता नहीं था. इवन व्हेन मैरिज बिकेम मोर कॉन्ट्रैक्चुअल एंड वुमेन रिसीव डाउरीज और इनहेरिटेंस, दे स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली एंड हस्बैंड. सो जब मैरिज को सोसाइटी ने
कॉन्ट्रैक्चुअल बना दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आ गई, तो वुमेन ने फिर डाउरीज भी रिसीव की, इनहेरिटेंस भी रिसीव करी, बट क्या हुआ कि वो फिर भी ये सब रिसीव करने के बाद भी अपने फादर्स और अपने हस्बैंड में डिपेंडेंट थी। इकोनॉमिक सपोर्ट डिड नॉट गिव वुमेन ट्रू फ्रीडम और इक्वालिटी। तो इकोनॉमिक सपोर्ट ने वुमेन को ना कोई ट्रू फ्रीडम दिया, ना कोई ट्रू इक्वालिटी दी। वाई सोसाइटी इनकरेजेस मैरिज फॉर वुमेन? अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, सोसाइटी एक्सेप्ट्स वुमेन टू मैरी फॉर टू मेन रीज़न। तो सोसाइटी क्यों चाहती है कि वुमेन मैरी करे? क्या रीज़न है जिसके पीछे वुमेन का रोल ही, उनका फेट ही, उनका लाइक जो भी लाइफ स्टाइल है वो लाइक मैरिज उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो उसके पीछे का 2 रीजन्स क्या हैं? First, women are expected to produce children to continue society and future generation। तो women को expect किया था कि वो children produce करेंगी ताकि society या future generation बनती रहे, तो उनका major role ही समझा जाता है society में। Second, women are expected to satisfy their husband sexual needs and manage the household। तो अपने husband की needs के साथ साथ उनको household को भी manage करने में expect किया था उनसे, ताकि वो ये सब कुछ करें। सोसाइटी कंसिडर दिस ड्यूटी एज सर्विसेज परफॉर्म फॉर द हस्बैंड। सोसाइटी इन ड्यूटीज़ को एक सर्विस समझती है जो अपने हस्बैंड के लिए वुमेन करती है। इन रिटर्न द हस्बैंड इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, गिफ्ट्स और प्रॉपर्टी थ्रू मैरिज। तो इन रिटर्न हस्बैंड से सोसाइटी क्या मांगती है? फाइनेंशियल सपोर्ट, गिफ्ट्स और प्रॉपर्टी थ्रू मैरिज। दस सोसाइटी फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वुमेन इनडायरेक्टली थ्रू मेन। तो सोसाइटी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वुमेन वो मेन के थ्रू फुलफिल करती है। मैरिज बेनिफिट एंड बर्डन। तो अब हम मैरिज का बेनिफिट और बर्डन दोनों समझेंगे। मैरिज ब्रिंग्स बोथ बेनिफिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो बोथ मैन और वुमेन के लिए मैरिज एक बेनिफिट भी लाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लाती है। However, the relationship is unequal। बट जो मैरिज में वुमेन और मैन की रिलेशनशिप होती है वो बहुत अनईक्वल होती है, वो इक्वल नहीं होती। बिकॉज फॉर वुमेन मैरिज इज ऑफ्टन द ओनली एक्सेप्टेड वे टू बिकम अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो वुमेन को अगर सोसाइटी का एक रिस्पेक्टेड मेंबर बनना है तो मैरिज ही उनके लिए इकलौता वे है। इफ़ अ वुमेन रिमेन्स अनमैरिड, सोसाइटी ऑफ्टन सीज हर एज अनसक्सेसफुल, अनवांटेड और सोशली इनसिग्निफिकेंट। तो अगर एक वुमेन अनमैरिड रहती है तो सोसाइटी उनको अनसक्सेसफुल मानते हैं, अनवांटेड मानते हैं और सोशली इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। फॉर मैन मैरिज इज़ ओनली वन पॉसिबल लाइफ चॉइस। बट मैन के लिए मैरिज एक चॉइस है। अ मैन कैन मैरी लेट और रिमेन अनमैरिड विदाउट लूजिंग हिज सोशल आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट। तो एक मैन शादी करे, शादी नहीं करे या बहुत लेट करे, सोसाइटी उनको इक्वली रिस्पेक्ट करती है और उनकी जो रिस्पेक्ट उनको जिस बेसिस पे मिलती है वो उनकी सोशल आइडेंटिटी के बेसिस पे मिलती है। लेकिन वो एक वुमेन को उनकी रिस्पेक्ट सिर्फ मैरिज के ऊपर ही मिलती है। डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड मैरिज। Beaver pointed out that girls are generally passive in the marriage process। तो गर्ल्स का बहुत कम रोल होता है उनकी मैरिज में। They are given in marriage by their parents rather than choosing independently। तो उनको शादी के लिए उनके पेरेंट्स सब कुछ अरेंज करते हैं एंड उनको खुद से इंडिपेंडेंटली चूज़ करने का इतना रोल उनका नहीं होता। बॉयज़ ऑन दी अदर हैंड एक्टिवली चूज़ अ वाइफ। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं उनको उनकी वाइफ चूज़ करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक रोल मिलता है। मैरिज स्ट्रेंथन्स अ मैन लाइफ एंड सोशल पोजीशन। तो मैरिज एक मैन की लाइफ को स्ट्रेंथ करती है, उसकी सोशल पोजीशन को स्ट्रेंथ करती है, बट इट इज़ नॉट असेंशियल फॉर हिज आइडेंटिटी। लेकिन मैरिज मैन के लिए कंपल्सरी नहीं बनाई है सोसाइटी के थ्रू। सिंस मैन आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, दे आर फ्री टू डिसाइड वेदर मैरिज सूट देम और नॉट। तो मैन को सोसाइटी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल समझती है कि उनकी चॉइस है कि वो शादी करे ना करे, वो उनके खुद की चॉइस पे है। Women become subordinate after marriage। After marriage, a woman becomes socially subordinate to her husband। तो मैरिज के बाद जो वुमेन होती है वो सोशली सबॉर्डिनेट बन जाती है अपने हस्बैंड से। Bevier described her as becoming her husband vessel, meaning she occupies a lower position in the relationship। तो basically वो अपने husband से एक lower position occupy करती है उनकी relationship में। The husband becomes the head of the family because he controls the family economic resources। So because husband family के economic financial resources को संभालते हैं इसलिए उनको head of the family society accept कर लेती है। And the wife adopts her husband's name। और wife को उनके husband के name को adopt करना पड़ता है, उनके religion को adopt करना पड़ता है, उनकी सोशल क्लास को अडॉप्ट करना पड़ता है, उनकी फैमिली और उनकी सोशल लाइफ को अडॉप्ट करना पड़ता है।
she often leaves her own family behind and enters her husband world. So women अपनी family को छोड़ के उनको अपने husband की world में enter करना पड़ता है और सब उनके उनके खुद के like social status सब कुछ को उनको accept करना पड़ता है. She is expected to move wherever his work requires. उनको ये expect किया जाता है कि वहाँ जहाँ उनके husband जाएंगे उनको वहीं जाना पड़ेगा and adapt her entire life to his decision. और अपनी पूरी life को अपने husband के decisions की वजह से change करना पड़ेगा. Expectation of loyalty. Marriage also demands strict loyalty from women. तो marriage women से strict loyalty demand करती है. A wife is expected to give her husband her body, remain sexually faithful and devote herself entirely to him. तो एक woman को ये look out किया था कि वो अपने आप को पूरा devote कर देगी अपने husband के लिए. These expectations are much stricter from women than for men. तो ये जो expectation है ये women के लिए ज़्यादा strict है than men. रिफ्लेक्टिंग द अनईक्वल नेचर ऑफ ट्रेडिशनल मैरिज. तो जो मैरिज है उसका हमने ये अभी तक समझा जो भी ये हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो मैरिज है उसका जो नेचर है वो बहुत अनईक्वल है, वो इक्वल नहीं है मैन और वुमेन के लिए. सोसाइटी मैन को वुमेन से ऊपर हमेशा देखती है, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और उनको ज़्यादा अपनी सेंस ऑफ ऑटोनॉमी मिलती है. Therefore, Simon de Beauvoir argues that traditional marriage is not an equal partnership. तो वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो ट्रेडिशनल मैरिज है वो कोई एक इक्वल पार्टनरशिप नहीं है. सोसाइटी एक्सपेक्ट्स वुमेन टू मैरी बिकॉज इट डिफाइंस देयर वैल्यू थ्रू मैरिज. एक वुमेन को मैरी करने के लिए इसलिए एक्सपेक्ट किया था क्योंकि उनकी वैल्यू ही मैरिज के आसपास बाउंड हुई है कि अगर वो शादी कर रही है तो वैल्यूएबल है, सोसाइटी में यूज़फुल है, नहीं कर रही तो नहीं है. मदरहुड एंड डोमेस्टिक वर्क में उनको इन बेसिस पे उनको रिस्पेक्ट और वैल्यू दी जाती है, जो भी कम दी जाती है वैसे भी. Men, however, remains independent individual whether they marry or not. बट ऑन दी अदर हैंड जो मेन होते हैं उनको इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के ऊपर तरीके से देखा जाता है, चाहे वो शादी करे ना करे. देयरफॉर मैरिज हैज़ हिस्टोरिकली बेनिफिटेड मेन मोर देन वुमेन by placing women in a dependent and subordinate position while granting men authority and social power. तो ट्रेडिशनली जो भी मैरिज हुई है उसमें मेन को ज़्यादा बेनिफिट मिला है देन वुमेन बाय प्लेसिंग वुमेन, क्योंकि वुमेन को उन्होंने एक डिपेंडेंट सिचुएशन में प्लेस कर दिया कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी एंड सबऑर्डिनेट पोजीशन, और मेन को अथॉरिटी एंड सोशल पावर दी गई है. Marriage as the traditional destiny of women. According to Simon de Beauvoir, society has traditionally considered marriage to be natural destiny of the woman. So, marriage को एक natural destiny मानी गई है women की. Most women are expected to marry and those who remain unmarried are often judged और कंसिडर इनकम्प्लीट. तो मोस्ट वुमेन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मैरी करेंगे, जो नहीं करती उनको जज किया जाता है, उनको इनकम्प्लीट समझा जाता है. A woman's identity is usually defined in relation to marriage, whether she is married, unmarried, divorced or widowed. तो women की आइडेंटिटी उनके मैरिज स्टेटस पे डिपेंड करती है कि क्या वो मैरिड है, क्या वो अनमैरिड है, क्या वो डिवोर्स है या फिर क्या वो विडोड है. मैरिज इज़ अनइक्वल फॉर मेन एंड वुमेन. Marriage has always been different for men and women. Men are treated as independent individual because they contribute. अब men को क्यों independent individual की तरीके से देखा जाता है, क्योंकि वो contribute करते हैं सोसाइटी को economically and socially through their work. Women on the other hand are mainly valued for reproduction and household responsibility. एंड वुमेन को क्यों वैल्यू किया जाता है, ताकि वो रिप्रोडक्शन करें एंड वो अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाले. देयर डोमेस्टिक वर्क हैज़ नॉट बीन गिवन द सेम डिग्निटी और रिकॉग्निशन एज मैन वर्क आउटसाइड द होम. तो वुमेन का जो डोमेस्टिक वर्क है उनको सेम डिग्निटी एंड रिकॉग्निशन नहीं मिलती है जितने मेन के वर्क को मिलती है आउटसाइड द होम. वुमेन इंडिपेंडेंस थ्रू मैरिज. हिस्टोरिकली वुमेन वर कंट्रोल्ड बाय फादर्स एंड ब्रदर्स बिफोर मैरिज एंड बाय हस्बैंड आफ्टर मैरिज. तो हिस्टोरिकली वुमेन को पहले उनके फादर ब्रदर कंट्रोल करते थे एंड आफ्टर मैरिज उनके हस्बैंड कंट्रोल करते थे. इवन व्हेन वुमेन रिसीव डाउरी और इनहेरिटेंस दे रिमेन फाइनेंशियली सोशली डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली. इवन दो उनको जब डाउरी मिलना स्टार्ट हुई, इनहेरिटेंस मिलना स्टार्ट हुई, फिर भी वो फाइनेंशियली एंड सोशली अपनी फैमिलीज पे डिपेंडेंट थी. देयर फ्रीडम टू चूज देयर लाइफ पार्टनर वॉज वेरी लिमिटेड. तो वो उनको जो फ्रीडम मिलता था अपना पार्टनर चूज करने के लिए वो भी बहुत कम था, बहुत लिमिटेड था. एंड रिमेनिंग अनमैरिड वुमेन ऑफ्टन मेंट सोशल रिजेक्शन. जो नहीं करती थी उनको सोशल रिजेक्शन मिलता था एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी मिलती थी. पर्पस ऑफ मैरिज इन सोसाइटी. अब मैरिज का पर्पस क्या है सोसाइटी में? सोसाइटी इनकरेजेस वुमेन टू मैरी मेनली फॉर 2 रीजन. तो वुमेन को क्यों जाता, ताकि वो प्रोड्यूस करे चिल्ड्रन को एंड सेकेंड वो अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई करे. तो
ये वही सब कुछ है जो अभी तक हमने पढ़ा है कि मैरिज अलग अलग दोनों को अलग अलग तरीके से बेनिफिट करती है, मैन और वुमेन को सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, और मैन को मिलता है खुद का ऑटोनॉमी एंड सोशल आइडेंटिटी उनकी इंक्रीज़ होती है। एंड अनमैरिड वुमेन को नेगेटिवली सोसाइटी व्यू करती है। अब वुमेन आइडेंटिटी आफ्टर मैरिज, तो ये भी हमने पढ़ लिया। ट्रांसिडेंस एंड इमिनेंस, तो ये क्या मतलब होता है कि जो मेन होते हैं वो सोसाइटी में एसोसिएट होते हैं, मीनिंग दे पार्टिसिपेट इन वर्क, पॉलिटिक्स, क्रिएटिविटी एंड शेपिंग द फ्यूचर। तो वो वर्क में भी काम करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिक्स में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्रिएटिविटी में एंड शेपिंग द फ्यूचर। वेयर एज वुमेन आर एसोसिएटेड विद इमिनेंस, और वुमेन को इमिनेंस के साथ एसोसिएट किया जाता है, मीनिंग दे आर कन्फाइंड टू हाउस होल्ड वर्क। तो मतलब कि उनको हाउस होल्ड वर्क और चाइल्ड केयर के बीच में उनको छोड़ दिया जाता है कि तुम्हें हाउस होल्ड वर्क करो, चाइल्ड केयर करो बस। ऑल्दो एवरी ह्यूमन लाइफ इंक्लूड्स बोथ एक्सपेक्ट्स, हर ह्यूमन लाइफ बोथ एक्सपेक्ट्स को इंक्लूड करती है। सोसाइटी मेनली अलाउ मेन टू एक्सपीरियंस ट्रांसिडेंस, लेकिन सोसाइटी सिर्फ मेन को अलाउ करती है ट्रांसिडेंस होने के लिए, मतलब कि सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए, वाइल रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन टू इमिनेंस, और वुमेन को वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है आउटसाइड कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। Marriage is economic dependence. Marriage also creates economic dependence. Women contribute to household work. तो women भी marriage में contribute करती है household work से, child care से, and men financial support से. But women के employment को बहुत लिमिटेड एंड पुअरली पेड होती है। तो लाइक जो वुमेन अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाती है बाहर, तो उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है और उनको बहुत कम पे किया जाता है देन मेन। मैरिज हैज़ ट्रेडिशनली अपीयर टू बी अ मोर सिक्योर ऑप्शन। तो इसी वजह से जो पहले के टाइम में मैरिज को एक मोर सिक्योर ऑप्शन माना जाता था rather than अर्निंग इंडिपेंडेंटली। The author argues that marriages are generally not based on romantic love. तो मैरिज जनरली रोमांटिक लव के ऊपर बेस नहीं होती है, बट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स। बट सोसाइटी और इकोनॉमिक नीड के ऊपर मैरिज हमारी बेस्ड होती है। मैरिज मेनली सर्व सोसाइटी बाय क्रिएटिंग फैमिली। तो मैरिज सोसाइटी को कैसे सर्व करती है? फैमिली क्रिएट करके, फ्यूचर जनरेशन क्रिएट करके, एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग पर्सनल हैप्पीनेस। तो पर्सनल हैप्पीनेस को छोड़ के जो कपल्स होते हैं उनको सोसाइटी से मैरी करवाती ताकि वो सोसाइटी को सोशली और इकोनॉमिकली बेनिफिट करें। डिफरेंस इन फ्रीडम बिटवीन मैन एंड वुमेन। सो मैन को ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है इन चूजिंग वेदर वूम टू मैरी, कब और किसे मैरी करना है। वुमेन ऑफ्टन सेक्रीफाइस पर्सनल चॉइसेस, और वुमेन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है खुद की चॉइस को एंड इंडिविजुअल लव इन एक्सचेंज फॉर लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दिस लिमिट्स देयर इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिटी। तो ये वुमेन की इंडिपेंडेंस को और उनकी इंडिविजुअलिटी को लिमिट कर देता है। हेगल्स व्यू ऑफ मैरिज। हेगल बिलीव दैट वुमेन परफॉर्म जनरल सोशल रूल्स सच एज वाइफ्स एंड मदर रादर देन डेवलपिंग देयर ओन इंडिविजुअलिटी। तो हेगल ये बिलीव करता है कि वुमेन को जनरल सोशल रूल परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि वाइफ्स या मदर्स, रादर देन खुद की एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम वुमेन मैरी टू फुलफिल दीज रोल्स रादर देन बिकॉज ऑफ पर्सनल लव। तो वुमेन मैरी करती ताकि वो ये रोल को फुलफिल कर पाए रादर देन पर्सनल लव। तो साइमन इस आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं और वो ये बोलते हैं कि इसमें वो वुमेन की पर्सनल आइडेंटिटी और फ्रीडम को इग्नोर कर रहे हैं। Traditional society taught women that happiness lies in maintaining a peaceful home and family rather than pursuing personal ambition. तो सोसाइटी ने वुमेन को क्या टीच किया है कि वो उनकी हैप्पीनेस उनको एक घर बनाने में मिलेगी, एक पीसफुल होम बनाने में मिलेगी एंड अपनी फैमिली को सर्व करने में मिलेगी, rather than खुद के पर्सनल एम्बिशंस को परस्यू करने में। वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट स्टेबिलिटी। तो वुमेन को स्टेबिलिटी, रूटीन, डोमेस्टिक लाइफ को एक्सपेक्ट करने के लिए उनको माना गया था रादर देन सीकिंग इंडिपेंडेंस और पब्लिक अचीवमेंट। तो वुमेन को वो एक्सपेक्ट करते थे कि वुमेन स्टेबिलिटी लाएगी घर में, रूटीन फॉलो करेगी, घर के काम करेंगी, रादर देन खुद का इंडिपेंडेंस या पर्सनल अचीवमेंट में काम करना। द होम सिम्बलाइजेस स्टेबिलिटी एंड फैमिली वैल्यूज and continuity across generation. Women are expected to preserve the household, care for family members and maintain traditions. Even in modern society, women continue to be seen as the primary responsible for creating a comfortable home environment. तो modern society में भी women को देखा जा रहा है कि वो अकेली responsible है पूरे घर के comfortable home environment को create करने में। Domestic labor and women's identity. People can truly feel at home only after achieving self-realization through meaningful work or creative identity. Men generally achieve this through their careers and participation. तो self-realization
जो मीनिंगफुल वर्क से हर एक इंडिविजुअल अचीव करना चाहता है या क्रिएटिव एक्टिविटी करना चाहता है, वो मेन अपने कैरियर से, अपनी पब्लिक लाइफ से अचीव कर लेते हैं, तो वो अपने घर में, अपने होम में इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होते हैं। वुमेन हाउएवर आर रिस्ट्रिक्टेड टू मैरिज एंड डोमेस्टिक लाइफ, लेकिन वुमेन को तो मैरिज और डोमेस्टिक लाइफ में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है आउटसाइड द होम। They try to transform the home into a place where they can express their identity and find fulfillment। तो वुमेन अपने घर को एक ऐसा प्लेस बनाना चाहती है जहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी फुलफिलमेंट को अचीव कर पाए। द होम बिकम्स एन एक्सटेंशन ऑफ अ वुमेन्स पर्सनैलिटी, तो एक होम एक वुमेन्स की पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन बन जाता है थ्रू डेकोरेशन, फर्नीचर, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड इंटीरियर अरेंजमेंट। शी एक्सप्रेसेस हर टेस्ट, क्रिएटिविटी एंड सोशल स्टेटस। तो घर में डेकोरेशन करके, फर्नीचर को मॉडिफाई करके, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स को चेंज करके या इंटीरियर अरेंजमेंट करके वुमेन अपने टेस्ट, अपनी क्रिएटिविटी, अपने सोशल स्टेटस पे वर्क करती है। बिकॉज सोसाइटी इज डिनाइज वुमेन रिकॉग्निशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क, तो सोसाइटी वुमेन के प्रोडक्टिव वर्क से उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं देती है, इसलिए दे सीक सेल्फ वर्थ थ्रू द हाउस दे क्रिएट एंड मेंटेन। तो वो अपने आप को खुद एक अपने आप को वर्थ देती है अपने हाउस से जो वो क्रिएट करी है और मेंटेन करी है। नेचर ऑफ डोमेस्टिक वर्क या लेबर, हाउस होल्ड मेंटेन्स rather than creates। डोमेस्टिक वर्क डज नॉट प्रोड्यूस जेन्युइन क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ, तो डोमेस्टिक वर्क इतनी क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ को नहीं प्रोड्यूस करता है। एक्टिविटी सच एज क्लीनिंग, वॉशिंग, आयरनिंग, ऑर्गेनाइजिंग ओनली प्रिजर्व एग्जिस्टिंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो ये लाइक एक बहुत रिपीटेटिव काम होता है, इसमें कोई क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं पड़ती। देयर पर्पज इज टू रिमूव डर्ट एंड डिसऑर्डर, बट दीज टास्क नेवर रीच अ परमानेंट कंक्लूजन बिकॉज दे मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिपीटेड। तो इस टास्क को रोज़ करना पड़ता है क्योंकि इसमें कोई कंक्लूजन नहीं होती है, बस सेम चीज़ को रोज़ रिपीट करना पड़ता है। Women remain in imminence. Domestic labor confines women to imminence where they preserve daily life without contributing to wider social progress। तो women को डेली लाइफ प्रिजर्व करने के लिए बोला जाता है rather than कुछ नया कंट्रीब्यूट करने में सोसाइटी में। तो अनलाइक प्रोडक्टिव वर्क, हाउस वर्क डज नॉट अलाउ वुमेन टू शेप द फ्यूचर और डेवलप देयर ओन आइडेंटिटी। तो हाउस होल्ड वर्क एक वुमेन को अपनी खुद की आइडेंटिटी डेवलप करने में या फ्यूचर शेप करने में हेल्प नहीं करता है क्योंकि वो एक रिपीटेटिव वर्क होता है। एंडलेस रिपीटेशन, डोमेस्टिक लेबर टू द पनिशमेंट ऑफ सिस्फिसिस। तो डोमेस्टिक लेबर को बिविया ने एक पनिशमेंट ऑफ सिस्फिस से रिफर किया गया है, जैसे सिस्फस एंडलेसली पुश्ड रॉक अप हिल ओनली फॉर इट टू रोल बैक। तो ये कोई एक इंडिविजुअल थे जिन्होंने रॉक को हिल के ऊपर वो पुश कराते थे लेकिन वो वापस बैक आ जाती थी, वापस वो रोल होके नीचे आ जाती थी। तो हाउस होल्ड वर्क को भी इससे उन्होंने कंपेयर किया कि जितना भी तुम करो वो फिर से आएगा, वो फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा, बहुत रिपीटेशन इसमें रहेगी। द क्लीन बिकम्स डर्टी अगेन, क्लोथ्स रिक्वायर वॉशिंग अगेन, मील्स मस्ट बी प्रिपेयर एवरी डे, देयरफॉर हाउस होल्ड वर्क प्रिजर्व्स द प्रेजेंट बट नेवर प्रोड्यूस लास्टिंग अचीवमेंट। तो ये जो रोज़ रोज़ काम करना पड़ता है ये प्रेजेंट को तो प्रिजर्व करता है लेकिन ये कोई अचीवमेंट ये नहीं देता है, कोई क्रिएटिविटी ये नहीं देता है। The housewife spends her life preventing decay rather than creating progress। तो हाउसवाइफ की लाइफ में वो सिर्फ एक ही चीज़ करती है कि वो डीके को प्रिवेंट करे rather than कुछ नया क्रिएट करने में, कुछ प्रोग्रेस करने में। her works maintain life but does not provide opportunity for creativity, innovation और personal accomplishment। तो उनका वर्क उनको लाइफ, प्रेजेंट लाइफ को तो क्रिएट करने में हेल्प करता है लेकिन ना वो कोई क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटी देता है, ना इनोवेशन की और ना पर्सनल अकम्पलिशमेंट की। Obsession with cleanliness, the endless repetition of household work can make women excessively concerned with cleanliness and order. Since the home becomes the center of their existence, they may see family members as sources of disorder and additional work rather than as companions। तो women को जितना ज़्यादा ये हाउस होल्ड वर्क करना पड़ता है उतना ही वो कंसर्न होती है क्लीनिनेस के बारे में एंड ऑर्डर के बारे में, एंड होम उनका सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस बन जाता है जिसमें वो रहती है। तो वो अपने फैमिली मेम्बर को एज सोर्सेज ऑफ डिसऑर्डर्स देखती है rather than कोई कंपेनियंस। Loss of individual identity, women may become so absorbed in household responsibility that they neglect their own interest। तो वो इतना ज़्यादा absorb हो जाती है हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि वो खुद का इंटरेस्ट को निगलेक्ट करती है, एम्बिशंस को या पर्सनल आइडेंटिटी को वो निगलेक्ट करती है।
Instead of experiencing self-realization, they become trapped in repetitive routines and emotional exhaustion. तो कुछ सेल्फ रियलाइजेशन की जगह, कुछ सेल्फ रियलाइजेशन को एक्सपीरियंस करने की जगह वो ट्रैप हो जाती है एक रिपीटेटिव रूटीन में एंड इमोशनल एग्जॉशन में. Cooking also becomes repetitive, although cooking appear more creative than cleaning because it produces food. Repeating the same task every day eventually make it monotonous. तो वो एक repetitive task बन जाता है. Domestic work seems meaningful only to those who do not perform it regularly. तो डोमेस्टिक वर्क उन्हीं लोगों को मीनिंगफुल लगता है जो उनको रोज़ परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि अगर तुम एक ही चीज़ को रोज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो वो rather than creative वो एक repetitive वर्क बन जाएगा. When household is the only part of a personal life, it does not seem burdensome. However, when it becomes a woman's entire occupation, it limits her opportunity for creativity, independence and participation in life. तो हाउस होल्ड तुम्हारा एक पार्ट हो लाइफ का, लाइक पूरी लाइफ ना हो बट तुम्हारा एक पार्ट हो, तो वो बर्डन सम नहीं लगता है. लेकिन अगर वो तुम्हारी लाइफ बन जाए, तुम्हारी पूरी लाइफ का मोटिव ही यही है कि तुम घर के काम करो, तो वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ को, तुम्हारी क्रिएटिविटी को, इंडिपेंडेंस को एंड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ को रेस्ट्रिक्ट करता है. Beware concludes that domestic labor is essential for survival. हाँ, domestic labor essential होता है survival के लिए, but does not provide women with freedom or self-realization. लेकिन वो women को freedom भी नहीं देता and self-realization भी नहीं देता. Household tasks are only means to maintain life, not ends that give life meaning. तो वो सिर्फ एक mean है जो life को maintain करने में help कर रहे हैं, लेकिन वो life को कोई meaning नहीं दे रहे हैं. The unequal division of labor within marriage confines women to repetitive work and prevents them from achieving individuality, क्रिएटिविटी एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी. तो जो अनइक्वल डिवीजन है लेबर का विद इन मैरिज, वो कॉन्फाइन करता है मैरिज को रिपीटेटिव वर्क में और उनको प्रिवेंट करता है इंडिविजुअलिटी, क्रिएटिविटी एंड इक्वल पार्टिसिपेशन अचीव करने में. Housework, marriage and women's dependence. Nature of domestic work. Recent studies show that married women spend around 30 hours every week on housework. तो रीसेंट स्टडी ये शो करती है कि एक वुमेन अपने 30 आवर्स एक वीक में लगाती है हाउस वर्क में, विच इज़ ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ फुल वर्किंग वीक. तो वो जो 3/4 है एक फुल वर्किंग वीक का. डिस्पाइट रिक्वायरिंग कॉन्स्टेंट एफर्ट, डोमेस्टिक वर्क डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग परमानेंट. तो जितना एफर्ट इसमें लगता है उतना ये कोई परमानेंट चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता. हाउसहोल्ड टास्क मस्ट बी रिपीटेड एंडलेसली बिकॉज ऑब्जेक्ट्स बिकम डर्टी, डैमेज और वोर्न आउट. तो हाउस होल्ड टास्क को रिपीटेडली करना पड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्ट डर्टी हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वो नॉट हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट हाउस वर्क ऑफर्स नीदर लास्टिंग अचीवमेंट नॉट सिक्योरिटी. तो हाउस वर्क तुम्हें ना कोई लास्टिंग अचीवमेंट देता है ना सिक्योरिटी देता है. डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ मैरिज फॉर मेन एंड वुमेन. तो मैरिज का जो एक्सपीरियंस होता है वो मेन और वुमेन के लिए डिफरेंट होता है. फॉर मेन मैरिज प्रोवाइड्स इमोशनल स्टेबिलिटी एंड होम, बट इट डज़ नॉट प्रिवेंट देम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन वर्क, फ्रेंडशिप इन पब्लिक लाइफ. तो मैन को इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है, होम मिलता है, बट वो उनको प्रिवेंट नहीं करता कि वो अपनी वर्क में पार्टिसिपेट करे, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करे या पब्लिक लाइफ बना के रखें. Children also eventually leave the family to build independent life, and children भी अपनी family को leave करके independent life build करते हैं. Women, however, are expected to remain within the home and devote themselves entirely to maintaining it. But women को तभी भी expect किया था कि वो घर में ही रहेंगी and वो अपने home को और वो devote कर देंगी अपने आप को अपने home के लिए ताकि वो उसको maintain करे. Thus the home becomes the center of a woman's existence, while for husband and children it is only one part of their life. Therefore जो home है वो women को सेंटर बना देता है उनकी एग्जिस्टेंस के लिए, हस्बैंड और चिल्ड्रन को एक उनका पार्ट. Because women dedicate their life to household work, they often expect appreciation from their family. तो women अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट करती है हाउसहोल्ड वर्क में, तो वो अप्रिसिएशन अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट करती है. When their labor is ignored or taken for granted, they may become controlling or strict in an attempt to make other value their effort. तो जब उनके लेबर को taken for granted किया जाता है या फिर इग्नोर किया जाता है तो वो कंट्रोलिंग और स्ट्रिक्ट बन जाती है ताकि वो दूसरों को वैल्यू कर पाए अपने एफर्ट पे. However, domestic work does not provide women with economic independence, social recognition or opportunity for personal growth. तो domestic work women को economic independence, social recognition और opportunity for personal growth provide नहीं करता है. Their identity becomes closely tied to their roles as wives, mother rather than independent individual. तो उनकी पूरी identity यही बन जाती है कि वो किसी की वाइफ है, किसी की मदर है, rather than कोई independent individual.
Woman dependent position. Within the family, the wife performs many essential responsibility but is still treated as an essential intermediary. तो वुमेन को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी पड़ती है लेकिन उनको फिर भी इन एसेंशियल की तरह देखा जाता है. सोसाइटी जजेस हर मेनली थ्रू द सक्सेस ऑफ हर मैरिज एंड फैमिली लाइफ. तो उनको कुछ किस बेसिस पे जज किया जाता है कि उनकी मैरिज या उनकी फैमिली लाइफ कितनी सक्सेसफुल है. अनलाइक मेन whose identity are shaped by both public and private roles, women life become dependent upon their husband and children for meaning and recognition. तो मैन की जब जैसे मैन होता है उनका डिफरेंट होता है लेकिन जो वुमेन होती है उनकी आइडेंटिटी शेप हो जाती है कि वो उनकी आइडेंटिटी पूरी उनके हस्बैंड और उनके चिल्ड्रन पे डिपेंड हो जाती है मीनिंग के लिए एंड रिकॉग्निशन के लिए. Power relation within marriage. Husband is the authority figure. Traditional marriage often places the husband in the position of mentor, guide and decision maker. तो husband को mentor, guide, decision maker की position में रखा जाता है. After work, he expects admiration and emotional support from his wife while presenting himself as more knowledgeable and experienced. तो वर्क के बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वाइफ उनको एडमिनेशन दे, इमोशनल सपोर्ट दे एंड अपने आप को वो मोर नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस समझते हैं. दिस रीइंफोर्सेस द बिलीव दैट मेन आर नेचुरली सुपीरियर विद इन द मैरिज. तो ये रीइंफोर्स करते हैं उस बिलीव को कि मेन नेचुरली सुपीरियर होता है मैरिज में. वुमेन्स हिडन capabilities. Although many women expect their subordinate role because society expects them to, they often prove highly capable when required to manage the household independently. तो वो subordinate मानी जाती है सोसाइटी से लेकिन वो बहुत हाईली कैपेबल होती है जब उनको वो हर हाउस होल्ड को मैनेज करने की बात आती है. During their husband absence, they successfully make decisions, solve problems and care for their family. तो वो बहुत इंडिपेंडेंट होती है इस बेसिस पे कि वो अपने हस्बैंड के एब्सेंस में भी वो डिसीजन ले पा रही है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रही है और अपनी फैमिली के ऊपर केयर कर पा रही है. However, when their husband return, they are once again expected to surrender authority. और जब उनके हस्बैंड आते हैं तो वो उनको वापस अपनी अथॉरिटी को सरेंडर करने के लिए बोला जाता है, सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है. Marriage may encourage authoritarian behavior among husbands. Some men use the home to exercise power that they cannot display in public. तो कुछ men अपने घर को एक ऐसी जगह समझते हैं जहाँ पे वो पावर डिस्प्ले कर पाए जो वो सोसाइटी में नहीं कर पाते. They issue commands, expect obedience and demand submission. तो वो क्या करते हैं, वो कमांड्स देते हैं, वो obedience को एक्सपेक्ट करते हैं और वो सबमिशन को डिमांड करते हैं. Reflecting the unequal power structure of traditional marriage. Women's resistance and individual identity. Quiet resistance. Although wives may outwardly appear obedient, they do not always expect male authority completely. तो वो बाहर से obedient लगे लेकिन वो हमेशा male authority को accept नहीं करती है. As they come to see their husband as ordinary human beings than superior figures, they often resist domination in subtle ways. तो जब उनको पता चलता है कि उनके husband भी एक normal human है rather than कोई superior figures, तो वो उनकी domination को resist करती है in subtle ways, बहुत छोटे छोटे ways में, especially in matters that are personally important to them. और ऐसे matters में जो उनके लिए personally important हो उसमें वो अपने husband की domination को resist करती है. Women early values, religious beliefs and emotional experiences remain deeply rooted throughout their life. उनके early values, उनके religious beliefs और emotional experiences वो बहुत deeply rooted रहते हैं उनकी life में. While husband may influence their opinion on everyday matter, they rarely succeed in changing their wife deeply held conviction. तो husband although उनके daily matters में अपना opinion दे पाए, influence कर पाए, लेकिन उनके deeply held conviction को वो change नहीं कर पाते. This show that women preserve an inner sense of individuality despite living within unequal marriage. तो women unequal marriage में भी inner sense of individuality को maintain करती है. The ideal wife versus the real woman. Social expectation. तो society के हिसाब से जो ideal wife है, जो real woman है, वो कौन है? Traditional society expect women to be naturally virtuous, devoted, faithful, pure and self-sacrificing. तो women को virtuous, devoted, faithful, pure और self-sacrificing की तरह मान जाता है, उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वैसे रहें. These qualities are considered duties rather than personal achievement. इन qualities को duties मानी जाती है rather than personal achievements, causing women sacrifices to be taken for granted instead of appreciated. तो इसी वजह से women की जो sacrifices होते हैं उनको taken for granted लिया जाता है society के थ्रू rather than appreciate करने में. Many husbands fail to recognize that their wives are independent human beings.
विद पर्सनल ड्रीम्स, एम्बिशंस, फ्रस्ट्रेशन एंड इमोशनल स्ट्रगल। तो बहुत मैंने फेल आते हैं रिकॉग्नाइज करने में कि उनके वाइफ के भी पर्सनल ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस है, फ्रस्ट्रेशंस है और इमोशनल स्ट्रगल्स है। इवन व्हेन ट्रीटेड विद अफेक्शन, वुमेन आर ऑफ्टन डिनाइड complete individuality and freedom because they value mainly for fulfilling traditional martial role rather than an autonomous person। तो उनको अफेक्शन के साथ ट्रीटेड किया जाता है, लेकिन उनको इंडिविजुअलिटी बिल्कुल कम्प्लीटली डिनाई कर दी जाती है, बिकॉज उनको वैल्यू ही इस बेसिस पे किया जाता है कि वो अपने मैरिटल रोल्स को वो कैसे फुलफिल कर रही है और वो इन ऑटोनॉमस पर्सन नहीं है। The reality of marriage and women's delusionment. In the early years of marriage, many women believe they will find complete happiness and fulfillment through their husband and children. They try to admire their husband wholeheartedly, love them unconditionally, and make themselves indispensable to the family. तो स्टार्टिंग के ईयर्स ऑफ मैरिज में वुमेन ये बिलीव करते हैं कि उनको कंप्लीट हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट मिलेगी अपने हस्बैंड के थ्रू एंड अपने चिल्ड्रन के थ्रू। वो अपने हस्बैंड को एडमायर करती है, उनको अनकंडीशनली लव करती है और अपने आप को इंडिस्पेंसिबल बनाती है फैमिली के लिए। However, with time, they realize that their husband can live independently and their children eventually grow up. But with time उनको ये realize होता है कि उनके husband independently live कर रहे हैं, उनके children भी grow हो रहे हैं, leave home and are often ungrateful, और वो घर छोड़ रहे हैं वो ungrateful हैं। As a result, the home no longer protects them from loneliness. तो home उनको loneliness से protect नहीं करता। They are left isolated, unsure of their own identity. तो उनको आइसोलेटेड छोड़ दिया जाता है, अनश्योर ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी, अनएबल टू फाइंड अ मीनिंगफुल पर्पस बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक रोल एंड अनएबल टू फाइंड कि वो एक मीनिंगफुल पर्पस नहीं ढूंढ पाती है अपने डोमेस्टिक होम के अलावा। ऑल द फैमिली अफेक्शन एंड फैमिली रूटीन प्रोवाइड कम्फर्ट, दे कैन नॉट फुली सेटिस्फाई और सेव अ वुमन फ्रॉम दिस एम्प्टीनेस। फैमिली अफेक्शन और फैमिली रूटीन उनको कम्फर्ट देते हैं, लेकिन वो फुली सेटिस्फाई नहीं करते वुमेन की एम्प्टीनेस को। द ट्रेजेडी ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू बिवेयर इज नॉट दैट इट फेल्स टू गारंटी हैप्पीनेस, since happiness can never be guaranteed. Its real tragedy is that it confines women to a life of repetition, routine and limitless opportunity. तो मैरिज की ट्रेजेडी है कि वो वुमेन को रिपीटिशन, रूटीन और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी के बीच में उनको रख देती है कि उनके इसके अलावा उनको कोई वर्ल्ड ही नहीं है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड यूथ वुमेन एक्सपीरियंस ग्रोथ, लर्निंग एंड सेल्फ डिस्कवरी। तो चाइल्डहुड और यूथ के टाइम पे वुमेन ग्रोथ एक्सपीरियंस करती है, लर्निंग एक्सपीरियंस करती है, सेल्फ डिस्कवरी एक्सपीरियंस करती है। बट वंस दे मैरी, establish a household and becomes mother, their life becomes centered on repetitive domestic responsibility. लेकिन जब वो अपने हाउस होल्ड को इस्टेब्लिश कर लेती है तो उनकी लाइफ एक रिपीटेटिव डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। While men continue to engage in meaningful work and public life, women are left with household duties that may be exhausting but rarely provide genuine fulfillment or personal achievement. तो men अपनी मीनिंगफुल लाइफ बनाने में लगे रहते हैं, अपनी पब्लिक लाइफ को लिव करते हैं, लेकिन वुमेन सिर्फ अपना डेली रिपीटेटिव टास्क करती है जो उनके लिए एग्जॉस्टिंग होता है, उनको जेन्युइन फुलफिलमेंट और पर्सनल अचीवमेंट नहीं प्रोवाइड करता। Although society praises women devotion and self-sacrifice, women themselves often question the purpose of dedicating their entire life to serving only their husband and children. तो सोसाइटी वुमेन को प्रेज करती है उनके डिवोशन को, उनके सेल्फ सेक्रीफाइस को, लेकिन वुमेन themselves often question, तो वुमेन लेकिन खुद को क्वेश्चन करती है अपनी लाइफ का पर्पस, डेडिकेटिंग। तो वुमेन ये पर्पस फाइंड करने की कोशिश करती है कि क्या उनको फ़ायदा हुआ अपनी डेडिकेट करके पूरी लाइफ को अपने हस्बैंड और चिल्ड्रन को, उनको पूरी लाइफ सर्व करके। देयर केयर एंड डिवोशन में बी बिकम अ बर्डन फॉर देयर हस्बैंड, उनका केयर और डिवोशन उनके हस्बैंड के लिए बर्डन बन सकता है। वो बिगिन टू सी सच डेडिकेशन एज कंट्रोलिंग और रिस्ट्रिक्टिव, जो इस डेडिकेशन को कंट्रोलिंग और रिस्ट्रिक्टिव की तरह देखे। आयरॉनिकली इट इज़ सोसाइटी एंड द हस्बैंड वुड डिमांड कंप्लीट डिवोशन फ्रॉम द वाइफ। तो वो अपनी वाइफ से पूरी डिवोशन मांगते हैं, लेकिन जब वाइफ डिवोटेड रहती है तो उसको वो एक बर्डन की तरह देखते हैं। Yet the husband is not expected to make an unequal sacrifice or fully expect the consequences of receiving such dedication. तो हस्बैंड को एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो एक इक्वल सैक्रिफाइस अपनी वाइफ को देंगे या फुली एक्सपेक्ट करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस इस डेडिकेशन का। Contradictions within the traditional marriage.
Bevere argues that traditional marriage places contradictory expectation upon women. तो बहुत contradictory expectation women के ऊपर place होता है. Husbands want their wife to belong entirely to them while also expecting them to remain independent enough to not become a burden. तो वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ उन पे पूरा बिलोंग करे, पूरा उन पे बिलोंग करे, लेकिन इतना भी इंडिपेंडेंट ना हो, इतना भी वो लाइक डिपेंडेंट ना हो, थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हो जिससे वो बर्डन ना बने. They expect women to perform endless domestic responsibility without becoming boring, to always be available but never demanding. तो वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ endless domestic responsibility करे without becoming boring, available रहे but never demanding, and to devote their entire life to the family without expecting equal emotional commitment in return. These impossible expectations create dissatisfaction for both partners. Instead of treating marriage as a close relationship where each partner must fulfill every emotional and personal need of the other, Bevere believes that each individual should first develop as an independent member of the society. तो marriage को एक close relationship जिसमें वो एक दूसरे की partners एक दूसरे की needs को, emotional needs को fulfill कर रहे हैं, उससे पहले उन्हें एक इंडिविजुअल बनना चाहिए जो एक इंडिपेंडेंट मेंबर है सोसाइटी का. When both men and women possess their own identity, work, friendships and personal freedom, they can form relationship based on mutual respect rather than dependence. तो जब मैन और वुमेन दोनों अपनी खुद की आइडेंटिटी पे वर्क करते हैं, अपने फ्रेंडशिप्स पे, अपने पर्सनल फ्रीडम पे वर्क करते हैं, तो वो रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर फॉर्म करते हैं rather than dependence. An ideal relationship. Bevere does not reject love itself, but criticizes the traditional institution of marriage. She argues that healthy relationships are possible when both parents remain free individuals. तो बोलते हैं कि healthy relationship तभी possible होगी जब दोनों parents free individuals होंगे. Some couples are united primarily by love while respecting each other's careers and friendship. Others are connected through companionship while maintaining personal independence. The strong relationship combine both love and friendship without making either partner the sole purpose of other existence. तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तब होती है जब उसमें बहुत लव एंड फ्रेंडशिप होती है विदाउट मेकिंग ईच अदर अपने पार्टनर को पूरा सोल पर्पस ऑफ द अदर्स एग्जिस्टेंस. Such relationship allow both individuals to experience companionship, trust, cooperation, affection and personal growth. Instead of limiting one another, both partners enrich each other's lives while continuing to develop independently. तो दोनों पार्टनर ऐसी रिलेशनशिप में कंपेनियनशिप, ट्रस्ट, कॉपरेशन, अफेक्शन, पर्सनल ग्रोथ एक्सपीरियंस कर पाते हैं और वो लिमिट नहीं करता किसी पार्टनर को. बहुत पार्टनर अपनी खुद की लाइफ को कंटिन्यू कर पाते हैं और डेवलप कर पाते हैं इंडिपेंडेंटली. Therefore, the conclusion of this chapter is that individuals should not be blamed for the frequent failure of marriage. इंडिविजुअल को कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ द मैरिज के ऊपर, बिकॉज द रियल प्रॉब्लम लाइज इन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हमारे सोसाइटी की इंस्टीट्यूशन में असली प्रॉब्लम है विच हैज़ बीन बिल्ड अपॉन अनईक्वल एक्सपेक्टेशन एंड जेंडर रोल्स फ्रॉम द बिगनिंग. जो बिल्ड की गई है अनईक्वल एक्सपेक्टेशन से एंड जेंडर रोल से, अनईक्वल जेंडर रोल से. Expecting one man and one woman who may not even have freely chosen each other to satisfy every emotional, social, sexual and personal needs for an entire lifetime is unrealistic. तो एक ऐसे और एक ऐसे वुमेन को एक दूसरे के लिए पूरा इमोशनल, सोशल और सेक्शुअल एंड पर्सनल नीड्स को पूरे एक दूसरे के लिए करना जो एक दूसरे को उन्होंने फ्रीली चूज़ भी ना किया हो, ऐसे दो इंडिविजुअल करने के लिए सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है जो बहुत अनरियलिस्टिक है. Such expectation inevitably lead to hypocrisy, dishonesty, resentment, conflict and unhappiness. तो ऐसी जो expectation है ये hypocrisy, dishonesty, resentment, conflict and unhappiness को produce करती है rather than genuine equality and fulfillment. Thank you for the video. If you like the video even a little bit and want to support me, you can click on that like and subscribe button. It's free. Bye.